शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। हम पूरा क्वेश्चन जो है यहां पर सॉल्व करेंगे। बताओ, एक आदमी अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से x% अधिक है। अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, उसका लाभ 22.4% है। 28% डिस्काउंट दिया, 22.4% का प्रॉफिट है। x क्या है, यानी कि आपसे मार्कअप पूछा है। देखिए, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो उस सवाल में आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से 100 - d अपॉन 100 + p। केवल आपको यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बच्चे। डिस्काउंट कितना है, 28%, तो 28 रखो। 100 - 28 72। प्रॉफिट कितना हुआ, 22.4%। p की जगह 22.4 रखो तो 100 + 22.4 122.4 हो गया भैया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। तो 2 2 4 4 8 1 9 18 से कटना चाहिए मेरे भाई, दोनों इवन नंबर। 18 चौक 72 और यहां पे 18 छिक्का 108 और बचेगा 14, तो 18 8 144 ही आ जाएगा। डेसिमल से 0, फिर 4 से कट जाएगा 40 10 बार और 68 17 बार। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया बच्चे 10/17। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं सर। सवाल में बोला है समान लागत मूल्य से x% अधिक अंकित है, यानी कि समान का लागत मूल्य अगर सीपी 10 है तो मार्क प्राइस जो है वो 17 है। तो आप मुझे बताओ, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 10 से 17 कितना ज्यादा है? 70% ज्यादा है। 10 का 70% 7 होता है, 7 ज्यादा है, तो 70% इस सवाल का आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक सी बात। आगे आ जाइए मेरे भाई, सवाल नंबर 2। देखो, मैंने एडवांस के भी सवाल डाले हैं मेरे भाई इसमें, क्योंकि वो भी आ रहे हैं लगातार। ट्रायंगल एबीसी में एक्स वाई को बीसी के पैरेलल खींचा गया है, जो एक्स और वाई पर भुजाओं को काटता है। ठीक है, ए बी 5.4, बी सी 7.2, बी एक्स 3 है। एक्स वाई की लंबाई क्या है? एक्स वाई को बी सी के पैरेलल खींचा गया है मेरे भाई। तो आप यहां पे इस तरीके से ट्राइंगल बना लीजिए। बीसी के पैरेलल खींचना ना, तो हम बीसी को नीचे बना लेते हैं। तो ये आपका ट्राइंगल है। बिना डायग्राम बनाए आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है सवाल में। ये ट्राइंगल एबीसी है, यहां लाइन एक्स वाई को खींचा गया है मेरे दोस्तों। ये लाइन है इस तरीके से एक्स वाई, ये एक्स वाई है, ये लाइन एक्स वाई बीसी के पैरेलल है। तो ये सवाल में देखते ही समझ गया, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। बोला ए बी 5.4, बी सी 7.2। ए बी की जो लंबाई यानी कि यहां से यहां तक ए बी ये 5.4 सेंटीमीटर है। बीसी की लंबाई ये 7.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी एक्स 3, बी एक्स की जो लंबाई है मेरे भाई यानी कि यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है, 3। तो आपसे पूछा है एक्स वाई की लंबाई क्या, ये एक्स वाई निकालना है। आप देखो यहां पे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा ट्राइंगल ए एक्स वाई और एक बड़ा ट्राइंगल हमारा ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। भाई अगर ये पूरी साइड ए बी, ए से लेके बी तक 5.4 है, ये एक्स बी आपका जो मेरे भाई बी एक्स 3 है, तो ये कितना बचा? ए एक्स कितना बचा? 5.4 में से 3 घटाओ 2.4, यानी कि ये जो ए एक्स की लंबाई आ जाएगी यहां से यहां तक ये 2.4 आ जाएगी। भाई ए एक्स की लंबाई 2.4। ये प्रॉब्लम अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए। छोटे ट्राइंगल में अगर ये ए एक्स 2.4 है तो इसके संगत भुजा ए बी 5.4 है। तो रेशियो कितना है इनका? 6 चौक 24, 6 निम्मा 54। 6 से कट रहा ना, 6 चौक 24, 6 निम्मा 54। तो यानी कि एक्स वाई से बी सी का रेशियो भी 6 चौक 24, 6 निम्मा 54, 4-9 हुआ ना, ये रेशियो भी 4-9 ही होगा बच्चों, 4 रेशियो 9 ही होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। बढ़िया सवाल है भाई। 9 से 7.2 कितनी बार जा रहा है? 9 × 72, 0.8 गुना है। तो यहां भी 4 की वैल्यू 0.8 गुना होगी, यानी कि एक्स वाई का मान आएगा 4 × 8 32, 3.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बहुत मजेदार सवाल है सिमिलरिटी का। ये बताइए तीसरा सवाल, मेन प्रोपोर्शनल बताओ बिटवीन
दीज। दो संख्याएं आपको दी हैं, उनके बीच मीन प्रोपोर्शनल बताना है। सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी नंबर आए कैसा भी, अगर दो संख्याएं ए और बी हैं अलग अलग, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ए बी, गुणा करके अंडर रूट लेना है। लेकिन पहले सॉल्व करो। ये है मेरे भाई 24 प्लस अंडर रूट 320। 320 जो है मेरे भाई 5 से कट रहा है, 5 गुणा 64, 64 पंजे 320 होता है, अंडर रूट लेंगे तो 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा, 8 रूट 5 ये आ गया मेरे भाई। और ये क्या है 15 माइनस अंडर रूट 125। 125 क्या होता है, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 होता है, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 यानी कि 5 रूट 5 ये आ गया मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। आपको निकालना है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि इनकी गुणा करके अंडर रूट लो, गुणा करेंगे। अब जैसे 24 प्लस 8 रूट 5 है, तो डायरेक्ट आप लिख लो 8 कॉमन लेके, 8 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8 3 24, 3 प्लस रूट 5। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे यस सर। यहां देखिए ये 15 माइनस 5 रूट 5 है, क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, 5 कॉमन आ रहा है, 5 3 15, तो 5 गुणा 3 माइनस रूट 5 हो गया। बोलो बच्चों, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। और ये है यहां पर इनकी मल्टीप्लाई। समझ में ही बात? अब आप यहां देखना कि ये 8 की 5 में तो गुणा हो जाएगा सीधी की सीधी 40, ये तो गुणा होके 40 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई देखो ना, 3 प्लस रूट 5 और गुणा में 3 माइनस रूट 5। आप में से हर कोई ये समझता है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा भाई, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी कि 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 40 चौका हो गया मेरे भाई। देखो 40 चौका वैसे 160 होता है, 160 का मतलब 16 दुसाम। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 16 का रूट 4 आ जाएगा, 10 का रूट 10, क्योंकि 4 रूट 10 इसका आंसर है। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन डाटा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन उत्तर है बच्चे। मजा आया ना सवाल करके? अगला सवाल, सवाल नंबर है 4 एनटीपीसी का। x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 727 है। पूछा x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब। बेहतरीन क्वेश्चन, x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों x माइनस 1 बटे x निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, पर ये डायरेक्ट नहीं आएगा। पावर 4 से पावर 1 में जाना है, तो पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर निकालिए। स्टूडेंट पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर निकालो यहां से, तब बात बनेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो पावर 4 से पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में, तो क्या तरीका, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो। 727 में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 727 प्लस 2 729 का अंडर रूट 27। अब आपको प्लस से माइनस में जाना है मेरे भाई, तो 2 घटा के अंडर रूट लेना पड़ेगा। 27 में से 2 घटाएंगे, 25 का अंडर रूट 5। चाहे आपको x प्लस 1 बटे x निकालना हो, चाहे x माइनस 1 बटे x, चाहिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, इसलिए ये निकाला पहले। अब x माइनस 1 बटे एक्स 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब क्या आ जाएगा मेरे भाई, के क्यूब प्लस 3k, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 3 गुणा 5, यानी कि 125 जमा 15, 140 इस सवाल का उत्तर बन गया दोस्त। मजा आया? आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 5। पाइप ए और बी खाली टंकी को 72 मिनट में और 51 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को हमने एक साथ खोल दिया। कितने टाइम बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 34 मिनट में भर जाए? रेलवे अभी तक आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, इतने मतलब ग्रुप डी नहीं, ईएलपी टेक्नीशियन, ये सारे एग्जाम ले चुका है। हर एक एग्जाम में ये सवाल आया है सेम टू सेम मेरे भाई, बट डाटा चेंज होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को एलसीएम से करते हैं, सबसे बड़ी गलती है। लॉजिक से करो, जल्दी आंसर आएगा मेरे भाई। जो मैं तरीका बताऊंगा बेस्ट होगा। 2 पाइप हैं, पाइप ए टंकी 72 मिनट में भर सकता है और बी 51 मिनट में भर सकता है। हमने दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। हमने क्या किया, दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोल दिए।
बोला कितने टाइम के बाद ए को बंद कर दे। कुछ टाइम बाद हमने ए को बंद कर दे, लेकिन पाइप बी चालू रहा, जिससे खाली टंकी कुल 34 मिनट में भर जाए, यानी कि खाली टंकी पूरी 34 मिनट में भर जानी चाहिए। तो सवाल में यह पूछा है, हमने दोनों पाइप खोले ए और बी, कितने टाइम बाद पाइप ए बंद करना चाहिए, यानी कि ये वाला टाइम आपसे पूछा है। आप बताओ, हमने पाइप ए को बंद कर दिया, कुछ टाइम के बाद बी तो चालू रहा। बी तो बेटा शुरू से लेके आखिर तक चालू है। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि बी पूरे के पूरे 34 मिनट चालू है। बी 34 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? बी पूरी टंकी 51 मिनट में भरता है। 1 मिनट में भरेगा 1/51। ये बेटा नियम है। अगर बी पूरी टंकी 51 मिनट में भर देता है, 1 मिनट में रिवर्स करेंगे 1/51, तो बी 34 मिनट तक चालू है फुल टाइम। 34 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 34 से गुणा, तो 17 दूनी 34, 17 ते 51, यानी कि बी ने 2/3 टंकी भरी है। बी ने टोटल टंकी का 2/3 भरा है। टोटल कुल टंकी तो 1 है ना, 1 में से 2/3 बी ने भरी है, तो बाकी 1/3 टंकी किसने भरी है? ए ने, यानी कि ए ने पूरी टंकी का 1/3 भरा है। ए पूरी टंकी अकेले 72 मिनट में भरता है मेरे भाई, तो 72 मिनट का 1/3 ही भरना है मेरे भाई। पूरी टंकी का 1/3 भरने में ए को कितना समय लगेगा? 24 मिनट। 72/3 24 मिनट लगेगा। और ये प्यारा सा इस सवाल का आंसर है दोस्त। ऐसे करना है सवाल, आगे करेंगे। सवाल नंबर 6 बताइए। सवाल आ गया मेंसुरेशन का। बोलो बोलो भाई। एक आयताकार बक्सा है, उसके किनारों का अनुपात 3:5:8 है। आयताकार बक्सा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी किताब है, ठीक है ना। ये एक रेक्टेंगुलर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें होती है। इसकी तीनों किनारे का रेशियो दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया, आयतन क्या होगा जी? देखो भाई, ये लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो यहां एक्स मानने लगते हैं। एक्स गई तेल लेने मेरे भाई, वाई पे ध्यान दो। रेशियो दिया, रेशियो में कैलकुलेशन करो। आपसे पूछा है डब्बे का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। तो 3 पंजे 15, 8 120, तीनों की गुणा करेंगे ना, 3 गुणा 5 गुणा 8। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम ये आएगा 120। ठीक है, आंसर 120 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन सवाल में आपको ये रेशियो में, एग्जैक्ट तो है नहीं मेरे भाई, ना हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है। आप बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अगर मैं डब्बे का टोटल सरफेस एरिया निकालूं, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ LB। LB का मतलब 3 पंजे 15 प्लस BH, यानी कि 5 अट्ठे 40 प्लस HL। HL का मतलब 3 अट्ठे 24। ये आएगा मेरे भाई। तो 15 24 39 और 40 79 का दुगना 158। तो ये एरिया आएगा 158। ये एरिया आएगा मेरे भाई। सवाल के अनुसार जो सरफेस एरिया है वो 1422 स्क्वायर सेंटीमीटर है। कितना? 1422 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैंने रेशियो में कैलकुलेशन करी, आपको रेशियो दिया लंबाई चौड़ाई हाइट का, मैंने रेशियो के हिसाब से सरफेस एरिया निकाला। ये आएगा मेरे भाई 1422। बताओ कितने गुना है ये? 9 गुना है मेरे दोस्त। 8 नाम 72 होता है, 2 आ रहा है ना। 150 का 9 गुना 1350, 8 नाम 72 जोड़ेंगे 1422 हो जाएगा 9 गुना। ये 9 गुना हो रहा है मेरे भाई। एरिया 9 गुना हो रहा है। देखो एक बात ध्यान सुनना, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया 9 गुना हो रहा है। अगर हम लेंथ देखें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ होती है, लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में, तो लेंथ 3 गुना होगी। ये पावर 2, ये पावर 1। आयतन नापते सेंटीमीटर क्यूब में, तो आयतन मेरे भाई 3 का क्यूब 27 गुना होगा। ये सारा खेल चलता है, मल्टीपल का खेल। अगर एरिया 9 गुना हो रहा है तो हर डायमेंशन, हर विमा 3 गुना होगी। लेंथ निकालने 3 तिया 9, चौड़ाई 5 तिया 15, हाइट 8 तिया 24। पर वो जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। एरिया 9 गुना, डायमेंशन 3 गुना, वॉल्यूम 3 का क्यूब 27 गुना। पावर का खेल देखो, पावर का खेल, सारा खेल ही पावर का है। यानी कि वॉल्यूम 120 का 27 गुना होना चाहिए मेरे भाई। ये आंसर आएगा। ठीक है जी, 2700 और 540, 3240 हो गया मेरे भाई। 3240 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आयतन आ गया। कहां मर गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चे। क्या गजब सवाल है दोस्तों।
ये तीनों सैंपल पेपर में सबसे अच्छा बनाया मैंने। ठीक है जी, आगे चलें। अब जैसे सवाल आप ये तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता हो। जैसे इस सवाल में फॉर्मूला लगे हैं, ये सवाल भी ज्योमेट्री का, इसमें फॉर्मूला लगे। फॉर्मूला नहीं याद है तो भाई ये किताब है मैथ्स कंसेप्ट की, आपके पास नहीं है तो होनी चाहिए। देखो, या तो आपके पास एक अच्छा टीचर हो जो आपको हर एक चीज पढ़ाए और बेस्ट तरीके से पढ़ाए, सारे फॉर्मूला लिखवाए, फिर उन पे खूब प्रैक्टिस कराए, या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, पढ़ाई में अच्छे हो तो एक बुक मंगा लीजिए मैथ्स कंसेप्ट की। ऑनलाइन आपको मिलेगी, फॉर्मूला बुक सारे मिल जाएंगे इसमें आपको, फॉर्मूला, शॉर्टकट, थ्योरम सब। ठीक है जी, आ जाओ 7वां सवाल। ट्रायंगल बीएसी में एंगल ए 90 डिग्री का है। ठीक है जी, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एसी 24 है, एबी 10 है, एडी का मान ज्ञात कीजिए। चलो कोई परेशानी नहीं, हम ये बना लेते हैं ट्रायंगल। एबी 10 है ना, तो ये हो गया अभी, ए है 90 डिग्री, तो ये ए बी सी बन गया। ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला एंगल ए, ये वाला 90 डिग्री का है। सवाल तो ये कह रहा है मेरे भाई कि यहां पर ए बी 10 है और ए सी 24 है और एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये वाली जो लाइन है एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। आपसे यही एडी पूछा है। भाई अगर ये 10 है 24 है तो क्या 26 नहीं आएगा? 5 12 13 का दुगुना, 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, 13 का दुगुना 26 हो जाएगा हाइपोटेनस। हमें एडी निकालना है। अगर आप एडी को गौर से देखो तो ये एडी है क्या? व्हाट इज दिस? ये एडी जो ये हाइपोटेनस की समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, कर्ण की ऊंचाई है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर ऊंचाई निकालने तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है मेरे भाई। क्या फॉर्मूला याद है? 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 10 गुणा 24 बटे तीसरी साइड यानी कि 26। ये है भैया फॉर्मूला। ठीक है जी, 2 से मेरे दोस्तों 5 बार और ये 13 बार, तो ये आ जाएगा 120 बटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उत्तर है। आंसर अप्रोक्स में तो 13 निम्मा 117 9 बार जाएगा, वो एक ही ऑप्शन है पहला। खेल खत्म, लगभग आंसर थे। सवाल नंबर 8। ये सवाल जो डाला है हमने आरपीएफ कांस्टेबल का डाला है, रात ही हमने टेस्ट बनाया। एक आदमी एक जर्नी 11 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, जर्नी का 1/3 भाग 36 की स्पीड से, बाकी 60 की स्पीड से तय करता है। उसकी जर्नी की कुल दूरी क्या है? बहुत बढ़िया, आपको ना डिस्टेंस निकालनी। सुनो मेरे भाई, एक आदमी पूरी जर्नी 11 घंटे में जाता है, 1/3 जाता है वो 36 की स्पीड से, बाकी जाता है 60 की स्पीड से। कुल दूरी क्या है बच्चों, बताओ कैसे करेंगे आप इस सवाल को? बताओ जी। भयंकर तरीका बता रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा करके। मान लीजिए कि मेरे भाई ये जर्नी है आपकी, इस जर्नी का ये हो गया 1/3, यानी कि अगर टोटल जर्नी 3 है तो 3 में से 1 यूनिट आप जाते हो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो बचा 2। रिमेनिंग 2 यूनिट डिस्टेंस आप जाते हो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और पूरी जर्नी में 11 घंटे लगा। ऐसे सवालों में अक्सर क्या करते हैं, डी मान के या एक्स मान के करते, नहीं करना। टोटल जर्नी का 1/3 यानी कि 1 यूनिट आपके 36 की स्पीड से, बाकी 2 यूनिट आप रिमेनिंग है 60 की स्पीड से। ठीक है, आप कुछ मत करो, ऐसी संख्या जो 36 से भी कटे 60 से भी कटे, इनका एलसीएम 180 से गुणा कर दीजिए, यानी कि ये 180 यूनिट मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं 360 यूनिट, ये डिस्टेंस 360 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यानी कि मैंने कुल जो डिस्टेंस मान ली 180 प्लस 360 540, कुल डिस्टेंस को मैंने 540 मान लिया, 540। ठीक है, अगर आप 180 यूनिट जाओगे 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 5 घंटे, 36 पंजे 180। 360 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से, कितना समय लगेगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ। 6 घंटे लगेगा। और टोटल टाइम आपको कितना लगा? 5 + 6 11। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग टोटल टाइम भी कितना लगा? 11 घंटे।
तो 11 की वैल्यू 11 घंटे हो रहा है 1 गुना, तो 540 की वैल्यू भी 1 गुना आएगी मेरे भाई, 540 किलोमीटर ये आंसर। इससे आसान तो पूरी दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं इसको करने का, देख लीजिए चाहे आप। आ जाओ, अगला सवाल है मेरे दोस्त आपके सामने यहां पर, रेलवे एएलपी के पेपर का पूछा हुआ, बनाइए। हालांकि मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है सवाल डाटा में, बेहतरीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो सीरियस तैयारी कर रहा उसने इस सवाल ना किया हो प्रीवियस ईयर में। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। देखिए भाई, एक टैंक को टैंकर मचा रखा है इसने, एक टैंक को भरने में 3 टैंकर लगाए जाते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी, 3 अलग अलग टैंकर हैं। तीनों टैंकर यूनिफॉर्म स्पीड से भरते हैं। जब हम पहले 2 टैंकर एक साथ चलाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना तीसरे टैंकर को अकेले टैंक भरने में लगता है। यानी कि तीसरा टैंकर टैंक भरने में उतना टाइम लेता है जितना पहले 2 टैंक मिलकर लेते हैं मेरे भाई। समझ में? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। यानी कि तीसरे टैंकर की जो एफिशिएंसी है पहले 2 टैंकर की एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है जी। सवाल बोला है सेकंड टैंकर पहले से 7 घंटा तेजी से और तीसरे से 9 घंटा धीमे से भरता है। ये लाइन बड़ी खास है। सेकंड टैंकर पहले टैंकर से 7 घंटा फास्ट है और तीसरे से 9 घंटा स्लो है। पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या है, यानी कि पहला टैंकर अकेले कितने समय में टैंक भर देगा। तो सारी की सारी जो कहानी है वो सेकंड टैंकर के लिए बोली गई है। सेकंड वाला जो टैंकर है पहले से 7 घंटा फास्ट है लेकिन तीसरे से 9 घंटा स्लो है। मान लो जैसे तीसरा टैंकर लेता है टी घंटे, मान लो तीसरा टैंकर टैंक भरने में टी घंटे लेता है, तो ये जो आपका सेकंड टैंकर है तीसरे से 9 घंटा स्लो है। यानी कि सेकंड टैंकर कितना समय लेगा, टी प्लस 9 घंटे लेगा। क्या इसमें कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। सेकंड टैंकर जो है वो थर्ड से 9 घंटा स्लो भरता है। 9 घंटा स्लो मतलब सेकंड टैंकर थर्ड से 9 घंटा ज्यादा लेगा। ये जो सेकंड टैंकर है पहले टैंकर से 7 घंटे तेजी से भरता है। यानी कि सेकंड टैंकर पहले से 7 घंटा कम लेगा। अगर मैं इस बात को उल्टा कहूं तो मैं कह सकता हूं कि पहला टैंकर जो है सेकंड वाले टैंकर से 7 घंटे समय ज्यादा लेगा भरने में। आप ये देखो, ये दूसरा वाला टैंकर पहले टैंकर से 7 घंटा तेजी से भरता है, 7 घंटा जल्दी भरता है। तो उल्टी बात कहूं तो ये पहला टैंकर दूसरे टैंकर से 7 घंटा लेट भरता है। यानी कि अगर ये दूसरा टी प्लस 9 ले रहा है तो पहला जो होगा टी प्लस 9 में 7 जोड़ेंगे, टी प्लस 16 घंटे लेगा मेरे भाई, टी प्लस 16 आवर्स लेगा। अब आपको यहां जो सारा खेल है वो खेल है टी का मान निकालने का, और उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये सी का कोई मतलब नहीं है। आप ये समझो कि ये ए प्लस बी है, ये ए है ये बी है और ये दोनों पाइप मिलकर कर रहे हैं। टी की जो वैल्यू होगी ये 16 है ये 9 है, अंडर रूट 16 गुणा 9, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 3 12 घंटे टी का मान। पूछा होता तीसरा टैंकर कितने समय में भरेगा, 12 घंटे, लेकिन पूछा पहला टैंकर कितना समय लेगा, टी का मान 12 आया है, तो 12 प्लस 16 28 घंटे ही इस सवाल का आंसर है। इधर मर गया ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। आगे चलें, सवाल नंबर 10। मजा आया सवाल करके? अगर आपको मजा आ रहा है वाकई में, क्वालिटी सैंपल पेपर आप कर रहे हो जो कहीं नहीं मिल रहे, आपको सब खिचड़ी सी पका देते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ। एक गोले की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका सरफेस एरिया 550 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गोले की ओरिजिनल त्रिज्या क्या थी, एक बार बताइए। एक गोले की रेडियस आर थी, हमने रेडियस को बढ़ा के कर दिया आर प्लस 3.5, ये हो गया मेरे भाई। तो सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले की, अगर किसी गोले की रेडियस आर है तो उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया
550 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो नए सरफेस एरिया में से पुराना सरफेस एरिया घटाओ। पहले रेडियस r थी, अब जो नई रेडियस है r प्लस 3.5 है। तो देखो 4 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, 4 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा मेरे भाई। ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा r प्लस 3.5 का होल स्क्वायर और माइनस r का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये होगा बेटा सरफेस एरिया में इंक्रीज। मैंने पुराने सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर में से नया वाला, पुराने वाले को घटा दिया, नए वाले 4 पाई R प्लस 3.5 के स्क्वायर में घटाएंगे तो 4 पाई कॉमन ले लेंगे। मैंने डायरेक्ट एक स्टेप काट दिया और ये एरिया कितना बढ़ जाता है? 550 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। सॉल्व करके कैपिटल R निकालना है ना, ओरिजिनल रेडियस आपको निकालनी है, कैपिटल R ओरिजिनल। तो 4 पाई का मान आ जाएगा बच्चों 22/7 इंटू, ये बताइए स्टूडेंट्स ये क्या है? ये तो फॉर्मूला है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। भाई साहब मेरे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी गुणा a प्लस बी। अगर फॉर्मूला लगा देता हूं a माइनस बी, r प्लस 3.5 में से r घटाऊंगा तो 3.5 इंटू a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब r प्लस 3.5 में r जोड़ेंगे तो 2r प्लस 3.5 हो जाएगा। 2r प्लस 3.5 बराबर आ गया जी यहां से 550। कोई प्रॉब्लम? सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर तो आना तय है। अब 3.5 से 7 2 बार, 2 से 22 11 बार। ठीक है जी। तो 11 से मेरे दोस्तों 50 हो जाएगा ना, 11 पंजे 55 और ये तो बच गया मेरे भाई यहाँ पे। तो 4 से 50 काट लेते हैं, 4 से 50 कट जाएगा, 12.5 12.5 हो जाएगा। तो यानी कि 2r प्लस 3.5 बराबर, मैंने 4 से 50 काट लिया, 12.5 बार कट गया तो 3.5 जाएगा आपका उधर। 12.5 में से 3.5 घटाएंगे 9, तो रेडियस आएगी 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर आएगा भाई। 4.5 आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। अच्छा सवाल है,